Hello students, welcome to your channel Physics and Biology Easy Way. I am Dhwan पटेल। स्टूडेंट्स, आज 12th का लेक्चर लेकर हम लोग आए हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड उसका NCERT का न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर करते हैं स्टार्ट, धमाकेदार स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके स्टूडेंट्स, इसको पहले समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी हमारी, किसी एक एरिया से कितनी लाइन जाती है, कितनी लाइन जाती है किसी एक स्पेसिफाइड एरिया से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद ए कॉइल इन ए क्लोज सरफेस, कॉइल बोल लो आप, क्लोज सरफेस बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद ए सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स in a surface is, electric flux link with a surface is equal to the product of area vector and electric field। सिंपल डेफिनेशन है, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, फिल करते हैं, डेफिनेशन नोट करते हैं, उसके बाद इसको स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड with a surface की जगह कॉइल भी बोल सकते हो, सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। इसको थोड़ा मैं हेडलाइन कर देता हूं। तो क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद सरफेस की जगह कॉइल भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। प्रोडक्ट में कौन सा होना चाहिए, तो प्रोडक्ट में डॉट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड linked with the surface area ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये डेफिनेशन होगी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि हमारी फील्ड लाइन कितना क्रॉस करती है किसी एरिया से, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या बन गया फॉर्मूला, फाई से लिखते हैं इसको, फाई। तो फाई बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब सुनो, यहां से स्टार्ट होती है कहानी। ये तो डेफिनेशन थी सिंपल, कोई भी याद कर लेता। यहां से स्टार्ट होती है स्टोरी। यहां पर जो ए है आपका, ए तो वेक्टर है, वाओ, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर जो ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। बट ये फाई जो है स्केलर क्वांटिटी है। फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगता है। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा वेक्टर में कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हो और प्रोडक्ट डॉट हो, तो जो नई क्वांटिटी बनती है वो स्केलर होती है। जो नई क्वांटिटी बनती है क्या होती है, स्केलर होती है। तो फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर हैं, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो फिर फाई क्या बन जाएगा आपका, ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आ गया भाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटा दिया ना। तो डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो क्या बनेगा, कॉस थीटा। ये अब यहाँ पर फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब थोड़ा यूनिट देखते हैं इसका, यूनिट क्या होगा। तो ऐसा यूनिट के बारे में विचार करते हैं। तो क्या बनेगा इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनने वाला है, देखो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ये बना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये होता है ना फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम ये, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया, क्या बन गई इसकी यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया SI यूनिट। थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन क्या बनेगा, डायमेंशन क्या बनेगा, तो फाई न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलम सॉरी मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो आप न्यूटन का mL/T-2, मीटर स्क्वायर का L2, और कूलाम का क्या होगा, तो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो ये कूलाम सेकेंड, ये एम्पियर, कूलाम आ गया एम्पियर सेकेंड, कूलाम आ गया आपका एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर का A, सेकेंड का T। अब ये T ऊपर चला गया, आराम से ऊपर गया तो माइनस हो गया, माइनस हो गया तो इसके साथ ऐड हो गया। तो ऐड होने के बाद बनेगा mL/2 L3T-3 A-1, ये बन गया इसका डायमेंशन। ठीक है, तो इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड its dimension is mL3T-3A-1, ये बन गया डायमेंशन। तो ये थी स्टोरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग, छोटा सा प्रूव है। क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो किसी एक एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस करती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज इक्वल टू द सरफेस की जगह कॉइल भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, एरिया वेक्टर का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे लिंक होना चाहिए, लिंक विद द सरफेस एरिया। तो उस सरफेस से लिंक होना चाहिए, सरफेस से लिंक, वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, जो लिंक नहीं है उसको नहीं लेना है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन आ गया mL3T-3A-1 एम्पियर, ये हो गया। अब इसका छोटा सा प्रूफ देखते हैं, उसके बाद इस एरिया वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं प्रूफ देखने के बाद। तो छोटा सा प्रूफ क्या है वो देखते हैं, छोटा सा है, बच्चा सा है। देखो मान लेता हूँ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मान लिया भाई, मानने में क्या जाता है, अपना राज है। ये है एरिया, ओहो क्या बात है, ये है एरिया, ये था आपका एरिया वेक्टर, एरिया। अब क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, घुमा दिया ऐसे थीटा एंगल से, यहाँ कर दिया थीटा एंगल से, तो हमने उसको घुमा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, थीटा एंगल से घुमा दिया, बहुत बढ़िया, और मज़ा आ रहा, बन जा ये। तो फिर यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये मिला दिया, बहुत बढ़िया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इतनी तो मैथमेटिक्स आप जानते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही तो होगा, थीटा होगा। और ये आ गया एरिया आपका यहाँ पर। अब इसका दो कंपोनेंट आ गया, यहाँ तो कॉस थीटा आएगा और यहाँ कितना आएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है ई इंटू ए, यही तो है, ई इंटू ए। अब यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू ई, ए की जगह पर अब कितना है, ए कॉस थीटा, एरिया कितना है, ए कॉस थीटा, वहाँ लिखा हुआ है। एरिया कौन सा होना चाहिए, फील्ड लिंक विद द सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया से कौन सा एरिया जिससे फील्ड लिंक हो रही है, ए कॉस थीटा वाला एरिया, ए कॉस थीटा वाला एरिया है। तो ये प्रूव हो गया ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा क्या है, तो यहां पर थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। अब जरा एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। मान लो आपके पास ये सरफेस है ये, और इसका एरिया वेक्टर ये है परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर के बारे में अलग से बताऊंगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना। तो ये एरिया वेक्टर और ये फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस केस में जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना है, 90 डिग्री। अब मान लो ये सरफेस है, ये वाला सरफेस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यही इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, पैरेलल है। इस केस में थीटा क्या है, 0 डिग्री। इस केस में थीटा क्या है, 0 डिग्री। मान लो ऐसा हमारे पास सरफेस है, कुछ भी मान लिया, अपनी मर्जी, अपना राज है। ये सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और ये इसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ये थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट एरिया, एरिया वेक्टर, एरिया नहीं बोलना है, एरिया वेक्टर। ओके, अब करते हैं एरिया वेक्टर आखिरकार क्या होता है, आखिर ये एरिया वेक्टर क्या है और एरिया में क्या डिफरेंस है। अगर ये हम लोग समझ लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक अप्रॉक्सीमेटली एंड पर आ जाएगा। अगर हम ये समझ ले कि व्हाट इज एरिया वेक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया वेक्टर एंड एरिया, अगर ये समझ लेते हैं तो आपका टॉपिक अप्रॉक्सीमेटली एंड पर आने वाला है। ओके, तो आते हैं एरिया वेक्टर के बारे में, देखते हैं क्या है एरिया वेक्टर। रब कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं भी लिया होगा, क्या है, वीडियो तो बन रहा है, कोई लाइव क्लास तो है नहीं, बैक करके ले लेंगे। ओके, तो ये था हमारा। उसके बाद क्या है एरिया वेक्टर, वो देखते हैं। ये जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर, ये ऑलवेज होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस एरिया के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं I क्रॉस J तो क्या लिखोगे, के कैप, मतलब x इंटू वाई क्या होता है, z, यही तो होता है। अगर मैं आपको I इंटू J बोलूं तो आप के कैप लिखोगे, जैसे x इंटू वाई क्या लिखोगे, z लिखोगे। अब अगर मैं किसी का एरिया निकालने के लिए बोलूं लेंथ इंटू विड्थ तो क्या बनेगा, एरिया बनेगा, बनता है। लेंथ इंटू विड्थ क्या बनता है, एरिया। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, चलो दिखेगा, मैं इधर आ गया, लाइट को रोक लिया। ओके, अब दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। ओके, तो ये लेंथ इंटू जो विड्थ है वो क्या बनता है, एरिया वेक्टर। तो बन गया एरिया वेक्टर। अब ये x है, ये y है, और ये कौन सा होगा, z होगा। ये I है, ये j है, ये कौन सा होगा, k होगा। तो अरे भाई साहब, ये I कैप, ये j कैप, और यही तो होता है k कैप, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही तो होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही तो होते हैं। तो फिर एरिया वेक्टर, एरिया क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। अगर एरिया, अगर x और y में सरफेस है, x और y में, तो एरिया कहाँ आने वाला है, z में। अगर z और x में है तो एरिया वेक्टर कहाँ आने वाला, y में। अगर y और z में है तो एरिया वेक्टर कहाँ आने वाला, x में। ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, x y होगा तो z कर लेंगे, z y होगा तो x कर लेंगे, है ना। तो ये बन गया आपका एरिया वेक्टर की स्टोरी, ये लिखना था। उसके आगे देखो, अब रही बात
कि ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, तब ये तो यूनिफॉर्म था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक तो हमने स्टोरी देखी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मतलब एरिया यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या करेंगे, अब आ गई प्रॉब्लम क्रिएट। तो हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स, हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स। हमें मैथ्स का, गणित का ज्ञान है, विद्वान है हम लोग, गणित के, मैथमेटिक्स के विद्वान है, साइंटिस्ट हैं हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे साथ, हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो आगे हम लोग उसको देख रहे हैं, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसको मिटा देता हूँ, मिटा दिया, लो ये। तो अब देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी ये है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और जो इसका एरिया है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एरिया, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म सरफेस, यूनिफॉर्म सरफेस के लिए, ठीक है, उसी के लिए कैलकुलेट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इसका सरफेस भी यूनिफॉर्म, तो ये सरफेस है, ये भी यूनिफॉर्म। तो इसका जो एरिया वेक्टर आने वाला है, ये आने वाला है एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में जो फ्लक्स आएगा वो आएगा EA cos थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री, तो फ्लक्स आने वाला है E इंटू A। ये हो गया यूनिफॉर्म का। बट भैया अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म के साथ साथ उसका एरिया भी, उसका सरफेस एरिया भी यूनिफॉर्म नहीं है, सरफेस एरिया भी यूनिफॉर्म नहीं है, तब क्या होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है और एरिया भी नॉट यूनिफॉर्म एरिया, एरिया भी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म सरफेस, तो उस केस में क्या होने वाला अब देखते हैं। तो अब हमारे पास एक सरफेस था, ये बहुत टेढ़ा टेढ़ा, जहाँ मन वहाँ जा रहा है। अब यहाँ से क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये भी हमारी नॉन यूनिफॉर्म है, कभी ऐसे होती है, कभी दूर हो जाती है, कभी पास हो जाती है, कभी और पास हो जाती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, एरिया भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं यहाँ से एंगल निकालूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लूँ DS, और यहाँ एंगल निकालूँ ये एरिया वेक्टर, तो यहाँ आता है θ1। अब मैं यहाँ एक ले लिया DS, यहाँ एक DS ले लिया, उतना ही एरिया, और यहाँ एंगल निकालूँ तो यहाँ अलग आता है, θ2 आता है। अगर मैं यहाँ निकालूँ एक छोटा सा एरिया लेकर, उतना ही सेम, और यहाँ निकालूँ एरिया वेक्टर, तो ये जो एंगल है यहाँ θ3 आता है, मतलब हर जगह एंगल अलग अलग आता है। तो यहाँ पर अगर मैं n निकालूँ, n ये DS है एरिया, और यहाँ से आपका एरिया वेक्टर, और यहाँ पर आता है θn। तो यहाँ पर एरिया जो है यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग एंगल आ रहा है। अरे एंगल सेम होना चाहिए ना, अरे इसके लिए इसमें जितने भी एरिया है, पॉइंट साइज का एरिया जितना भी आप लोगे, तो सबके लिए सेम आना चाहिए ना। यहाँ जो एरिया वेक्टर बनेगा, यहाँ जो एरिया वेक्टर बनेगा, यहाँ बनेगा, उन सबके लिए एंगल सेम आना चाहिए, बट यहाँ नहीं आ रहा। तो यही तो है नॉन यूनिफॉर्म, इसी को तो बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, एरिया भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो d फाई निकाल लेते हैं। हमें पता है, मैथ जानते हैं, मैथ्स, d फाई निकाल लेते हैं, d फाई भी निकाल लेते हैं, E इंटू DS, ये d फाई, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। d फाई पहले ऐसे समझो, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ लो। मैंने 1 निकाला, d फाई 1, तो हमने निकाला E DS cos θ1, और हमने 2 निकाला, तो निकाला E DS
कॉस थीटा 2, और ऐसे करके हम n तक निकाल लेते हैं d फाई n, तो आता है आपका EDS कॉस थीटा n। अब ये अलग अलग है, अलग अलग। अब किसको मानूं मैं? इसको मानूं, इसको मानूं, इसको मानूं, किसको मानूं, किसको मैं राइट बोलूं? तो सारे के सारे राइट है, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स है। सारे के सारे सही है, हमारे पास मैथमेटिक्स है। तो ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आपको मैंने बेटा क्या बताया स्टूडेंट्स कि हमारा कोई स्टूडियो नहीं है, हम जहाँ पढ़ाते हैं वही वीडियो अपलोड करते हैं। टाइम देखते कब टाइम मिल रहा है उस बीच में वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो वीडियो में डिस्टर्बेंस भी आता है, कभी कभी आपने देखा है चिड़ियों की आवाज़ आती है, गाड़ियों की आवाज़ आएगी, कोई बोल रहा है उसकी आवाज़ आ जाएगी। ओके, तो ठीक है, मैं आगे करते हैं इसके। तो ये मैं क्या बोल रहा था कि ये जो सरफेस एरिया था आपका, एरिया वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो है वेरिएबल था हमारा, सरफेस एरिया नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो है नहीं है, तो यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है। तो उस केस में हम किसका माने? इसका माने, इसका माने, इसका माने, किसका माने? तो उसके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स आया था कि भाई साहब इंटीग्रेट कर दो, भाई साहब इंटीग्रेट कर दो और पूरा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना अपने को। और सरफेस कर लो, यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन कर लो, तो आगे हमारा d फाई पूरे सरफेस का कितना आने वाला है? तो आने वाला है EDS कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है आपका ये सरफेस है। तो यहाँ से जो फाई आने वाला है टोटल, वो आने वाला है EDS कॉस थीटा, और ये पूरे सरफेस का ये। तो ये बन गया आपका, अगर यूनिफॉर्म ना हो तो, अगर यूनिफॉर्म ना हो तो एरिया भी नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है, तो उस केस में ऐसे निकालेंगे। ये तो मैथ्स का फंडा, इंटीग्रेट कर लो आप। ओके, तो टॉपिक को एंड करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं एनसीईआरटी का, और टॉपिक को यहाँ पर फिनिश करते हैं। ओके ओके, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं और टॉपिक को एंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 1.15, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। ओके, क्या इसमें क्वेश्चन सिंपल है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इतने का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो जो गिवन क्वांटिटी हो क्या क्या है अपने पास? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁸ आई कैप न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में, आई कैप का मीनिंग है एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड? फाई आपको निकालना है, फ्लक्स, इस फील्ड के चलते फ्लक्स। स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर साइड है, तो स्क्वायर का साइड मान लेता हूँ a, और वो 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 0.1 मीटर है। स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होगा? साइड ले लेता हूँ मैं x, तो एरिया कितना होगा? एरिया स्क्वायर का, तो साइड का स्क्वायर 0.1 × 0.1 0.01 मीटर का होल स्क्वायर, ये बन गया एरिया। तो क्या निकालना आपको? व्हाट इज द फ्लक्स? इस बात पर गौर करना, 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। ये तो इसका मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो हमारा स्क्वायर है ना वो YZ प्लेन के पैरेलल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, आई कैप x डायरेक्शन में। और YZ प्लेन में क्या है? एरिया है। YZ प्लेन में क्या है? एरिया। एरिया वेक्टर नहीं, एरिया। YZ प्लेन में एरिया है, साइड YZ प्लेन में है, तो YZ प्लेन में क्या है? तो एरिया है। बारिश होने लगी, एरिया है। तो फिर एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? नाउ एरिया वेक्टर
एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, तो x में आएगा, x में आएगा एरिया। अगर y इंटू जेड करोगे तो x ही तो बनेगा, y इंटू जेड करोगे तो x ही तो बनेगा, तो x में आएगा। अब ये कंफ्यूज ना रहना यार, x y z है ना, x ही बनेगा, y z x, ठीक है। तो x बनेगा हमारा। तो हमारा जो वाई जेड प्लेन में अगर एरिया है तो x डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, मतलब एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, 0 डिग्री। इसी डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में है आई कैप में एरिया वेक्टर, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है हमारा, 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री है। यही तो समझना था, यही समझना था कि वाई जेड प्लेन में अगर एरिया है तो एरिया वेक्टर किस में होगा, x में होगा। मैंने बताया था, जो बचा हुआ ना उसी को लिख लो, कंफ्यूज क्या होना। तो x में होगा, तो x में एरिया वेक्टर है आई कैप, इसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा 0 डिग्री पैरेलल है। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आ गया आपका, फ्लक्स आ गया EA cos थीटा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 3 इंटू 10⁸ इंटू एरिया आपका 0.01 इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, 3 इंटू 10⁸ इंटू 0.01, ये आ गया। यहाँ से पॉइंट हटाओगे आप, कितने से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3 इंटू 10⁶, ये आ गया फ्लक्स। अब फ्लक्स की यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो आप ऐसा यूनिट लिख लो आप, न्यूटन कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये एक आंसर आ गया आपका फर्स्ट वाला ए का। तो ए पार्ट सॉल्व हो गया, बारिश हो रही है ए। उसके बाद बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल। ध्यान से सुनना, अब फ्लक्स क्या होगा, सेम स्क्वायर सेम है, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, जो प्लेन का नॉर्मल है ना, मतलब एरिया वेक्टर है भाई, प्लेन का नॉर्मल मतलब क्या है, एरिया वेक्टर। प्लेन का ये नॉर्मल देख रहे हो, प्लेन का मतलब एरिया वेक्टर है, नॉर्मल का मतलब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर यही तो होगा, नॉर्मल है नॉर्मल एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर नॉर्मल है प्लेन के, होता ही है भाई, होता ही है। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री, जो उसका नॉर्मल है एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो नॉर्मल से ये एरिया वेक्टर कितना डिग्री बना लिया है, 60 डिग्री। नॉर्मल से कितना बना लिया है, 60 डिग्री। तो अगर ये एरिया, ये था आपका सरफेस ये, और इससे उसने बना लिया है 60 डिग्री, इससे उसने बना लिया है 60 डिग्री नॉर्मल से। नॉर्मल से क्या बना लिया है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रख लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ऐसा तो नहीं मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद समझ रहा हूँ। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स। तो जो नॉर्मल होगा उसके प्लेन का कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। नॉर्मल से कितना डिग्री एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर, 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो बी का आंसर 5 EA cos थीटा। यहाँ से E 3 इंटू 10⁸ एरिया 0.01 इंटू cos 60 डिग्री, ये आ गया। यहाँ से आ गया 3 इंटू 10⁶, 3 इंटू 10⁶। पॉइंट हटा लिया, डिवाइड कर लिया, कैंसिल कर लिया, चीर दिया उसको, और ये आ गया आपका cos 60 का हाफ। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 1.5 इंटू 10⁶, और यही न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बारिश हो रही है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारा सही लगता है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बारिश हो रही है, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।